तो आज जिस स्टोरी की मैं बात करने वाला हूँ वो भी काफी अलग है और शॉर्ट में इसके बारे में बताऊं तो इसमें क्या है कि अगर तुमने सेक्स किया तो तुम मरोगे। देख रहे हो कितनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर तुमने लाइफ को भी चूज किया तो भी तुम जीते जीते तो मर ही गए। और हाँ, पिछली मांगा अपनी मास्टर ऑफ की तरह ही इसकी स्टोरी में भी काफी लाइफ लेसन्स और काफी ज्यादा ये डीप होने वाली है। पर हाँ, इसकी स्टोरी ना काफी ज्यादा एंगेजिंग है और इसमें टाइम ट्रेवल वगैरह भी है और इसमें काफी एडल्ट टॉपिक्स को भी छेड़ा है। तो यस, काफी मजा आएगा। और ये मांगा काफी छोटी भी है, सिर्फ इसमें 22 चैप्टर्स हैं। तो इसी वीडियो में ये पूरी कवर हो जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हाइप भी कर देना। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे अबाउट इफ आई डाई ऑफ डिस्कार्डेड वर्जिन। तो गाने की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जिसका कोई गला दबाकर उसे मारने वाला था और तभी वो इस सपने से हड़बड़ाते हुए उठता है। और हाँ, इसका नाम है इचिजो काजुया और ये 17 साल का है। अब काजुया स्कूल में भी अपने उसी सपने के बारे में सोच रहा था जिसमें वो एक 32 साल का आदमी था और कोई उसका गला दबाकर उसे मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका बेस्ट फ्रेंड मसाकी। तभी वहां उसकी एक क्लासमेट भी आती है जिसका नाम है सोतू में। अब उससे वो थोड़ी बहुत बातचीत करता और उसके बाद उन्हें बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना था। तो वहां इसका दोस्त जो मसाकी था वो इससे कहता है, मुझे लगता है कि सोतू में तुम्हें लाइक करती है। वो कहता है, अरे बेकार की बातें मत करो। मसाकी कहता है, अरे एक बार देखो तो उसे, कितनी सही है एंड कितने बड़े भी है, लाइक बास्केटबॉल। फिर वो उसे ताड़ रहे होते हैं एंड देन तभी काजुया कहता है, या वो अच्छी तो है बट शी इज नॉट लाइक माई टाइप। ये टाइप की जो है वो है योशिनो रिका। अब मसाकी का क्या था कि योशिनो पर क्रश था एंड इसीलिए वो उससे जानबूझकर ऐसे बोल रहा था। फिर काजुया कहता है, अरे टेंशन मत ले, मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है तो उसे चाहता है। अब छुट्टी होने के बाद जो काजुया था वो मसाकी को बताता है कि वो मुत्सुरी सेनपाई के घर जा रहा है। अब मुत्सुरू जो है वो इसके बड़े भाई का दोस्त है एंड वो दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट्स हैं एंड वो दोनों ही काफी ऐसे माफिया गुंडे टाइप के बंदे थे। इसलिए मसाकी भी उसे कहता है कि तुम अभी भी उन लोगों के साथ घूमते हो। वो कहता है, अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, वो दिल से तो काफी अच्छे। अब वो मुत्सुरी सेनपाई के घर पहुंचता है तो वो वहां नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड रेको वहां थी। अब वो उसे अंदर बुला लेती है एंड एकदम से फिर वो काजुया के पास आती है एंड एकदम से उसके दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आने लग जाते हैं कि रेको उसके सामने कपड़े उतार कर बैठी हुई है। लेकिन तभी वो एकदम अपने आप को होश में लाता और कहता है, अबे साले ये क्या सोच रहा है तू, ये मेरे सेनपाई की बंदी है, इनके बारे में ऐसा कुछ मत सोच। अब वहां मुत्सुरी का गिटार रखा हुआ था जिससे काजुया बजाने लगता है एंड देन तभी वहां आकर रेको बैठ जाती है एंड फिर वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और फिर वो कहती है, तुम दोनों भाई एकदम सिमिलर लगते। हे काजुया, तुम वर्जिन हो ना, क्या मैं तुम्हारी वर्जिनिटी लूज करवा दूं? एंड तभी एकदम से काजुया के दिमाग में एक ग्लिम्स आता है जहां वो रेको के साथ सेक्स कर रहा है एंड तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसका गला दबाने लगता है एंड तभी वो एकदम से होश में आता है और वो पूरा घबराया हुआ था और फिर वो सब कुछ छोड़कर वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे मुत्सुरी भी मिलता है लेकिन वो वहां से तुरंत भाग जाता है। अब रोड पर काजुया कहता है, मुझे सब याद आ गया, मैंने इस टाइम रेको के साथ सेक्स किया था। एंड तभी मुत्सुरी सेनपाई आकर ये देख लेते हैं, मुझे बुरी तरह मारते हैं और उस वक्त रेको ने भी मुझे बचाने के लिए कुछ कहा भी नहीं था और सारा का सारा फॉल्ट मेरे पर आ जाता है और इसी दिन से मेरी पूरी लाइफ एक बहुत बड़ा टर्न ले लेती है। उसके बाद मेरे बहुत लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रहे और आज से 15 साल बाद एक रात मेरी जिंदगी का अंत हो जाता है और जो मुझे मारता है वो और कोई नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड मसाकी ही था। अब ना उसे पता चल गया कि ये टाइम में पीछे आ गया एंड इसे ये भगवान ने दूसरा चांस दिया अपनी लाइफ को दोबारा ठीक करने के लिए। अब अगले दिन काजुया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ कैसे सही करे और इसीलिए फिर वो सोचता है कि मैं किसी से इसके बारे में पूछता हूँ जो भी साइंस फिक्शन और टाइम ट्रैवलिंग वगैरह चीजों में इंटरेस्टेड है। एंड देन वो जाता है सोतुमे के पास एंड देन वो इससे इनडायरेक्टली पूछता है कि मैं एक ना नॉवल पर काम कर रहा हूँ जिसका जो मेन कैरेक्टर है वो 15 साल पीछे आ चुका है जिंदगी में एंड बाकी की सारी डिटेल्स उसे बताए थे। एंड तभी हमें फिर से उसके दूसरी टाइमलाइन का ग्लिम्स दिखाया जाता है कि वो मुत्सुरी से पिटने के बाद वो सोतुमे से मिलता है एंड देन उसके बाद वो उसके साथ मेक आउट करता है एंड देन वो सब करने के बाद जब सोतुमे उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो वहां पर झूठ बोल देता है कि यस ऑफ कोर्स। अब हम देखते हैं कि अब वो अपनी नॉवल की बात करने के लिए वो उसके घर चला जाता है एंड शी वॉज लुकिंग हॉट इन हर हाउस क्लोथ्स एंड देन वो गलती से फिसल कर वो उसके ऊपर भी गिर जाती है एंड वही एक मोमेंट बन जाता है उन दोनों के लिए। लेकिन तभी फिर से उसे हेलुसिनेट होता है और पीछे से मसाकी आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड वो दोबारा होश में आ जाता है और उन दोनों के बीच फिर वहां कुछ नहीं होता। वैसे तुम्हें क्या पता है, मुझे तुमसे काफी जलन होती है
क्योंकि तुमने तो मेरे से पहले ही पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मेकआउट कर लिया और मैं तो अभी तक वर्जिन ही बैठा हूँ। अब तभी काजुया होश में आता और कहता है, तो तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुमसे पहले वर्जिनिटी लूज कर ली। अब फिर से हमें उन दोनों की कॉन्वो दिखाई जाती है जहां वो उसे कहता है, तू 32 का हो गया है और स्टिल तू अभी भी वर्जिन है। वो कहता है, साले चीख चीख कर बता दे सबको। एंड तभी प्रेजेंट का काजुया नींद से जागता और यहाँ काजुया समझ गया था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं करनी है। और हाँ, मुझे लड़कियों से भी दूर रहना होगा, तभी मैं अपना फ्यूचर चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर चेंज कर पाऊंगा तभी तो मेरा फ्यूचर होगा। अब अगले दिन हम देखते हैं तो वहाँ वो क्लास में बैठा हुआ था और तभी एक लड़की स्लिप करके वहाँ गिर जाती है। वो उसका सामान वगैरह उठाता है और तभी उसे देखकर उसे कुछ याद आता है। अब उसे ग्लिम्स याद आते हैं अपने दूसरी टाइमलाइन के कि जब मैं आगे अपने सीनियर ईयर्स में चला जाऊंगा तब ये लड़की मुझे प्रपोज करती है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने इसे भी बजाया था। अब जैसे ही वो ये सोचता है फिर से उसे फ्यूचर मसाकी की प्रेजेंस फील होती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के बाहर एक दूसरे क्लास की बंदी वहां से निकल रही थी और फिर उसे याद आता है कि ये साला तो आगे की क्लास में हमारी क्लास में आ जाएगी एंड ये वाइस प्रेसिडेंट भी बनती है एंड इसके साथ मैं कई बार स्टूडेंट काउंसिल रूम में ही मेकआउट करूंगा। मतलब देख रहे हो भाई, पूरा प्ले बॉय बन रखा है ये बंदा। अब क्या होता है कि क्लास में एंथोलॉजी लिखने के लिए सोतुमे ने अपने साथ सेलेक्ट किया था काजुया को। अब यहाँ से तुम्हें साफ दिखना चालू हो गया होगा कि जो सोतुमे है वो उसे लाइक करना स्टार्ट हो गई थी और जो काजुया था वो ये नहीं चाहता था कि वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करे, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसकी वर्जिनिटी लूज हुई तो उसकी जिंदगी लूज हो जाएगी। फिर वो क्या करता है कि जो उसका दोस्त है मसाकी, उसे भी वो एंथोलॉजी लिखने के लिए स्कूल के बाद रोक लेता है। अब उसका भी मन बना रहा है इसलिए वो योशिनो को भी रोक लेता है। अब वो इतनी प्लानिंग वगैरह करके योशिनो को बुलाता है, लेकिन जो उसका दोस्त है मसाकी वो साला आता ही नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी क्रश योशिनो से काफी ज्यादा फटती थी। अब वो तीनों वहां बैठकर एंथोलॉजी लिख रहे थे और जो काजुया था वो मन ही मन गाली दे रहा था मसाकी को। अब सोतो में जो होती है वो चली जाती है वॉशरूम और काजुया और योशिनो ऐसी नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन तभी एकदम से योशिनो उससे मजे लेने लगती है एंड देन फिर वो उसके पास आ जाती है एंड तभी वहां मसाकी भी आ जाता है और काजुया की फटने लगती है। वो उठता है और कहता है, अरे अरे भाई ऐसा नहीं है जो तू समझ रहा है, ये गलतफहमी हुई है। लेकिन जो योशिनो थी फिर वो बोलती है, टेंशन मत लो, मैं तो इसे बस ऐसी टीज कर रही थी। एंड तब जाकर काजुया को शांति मिलती है। अब अगले दिन हम देखते हैं तो एक और लड़की उनके एंथोलॉजी क्लब को ज्वाइन करती है एंड उनका ग्रुप अब बड़ा हो रहा था। हम देखते हैं कि उनका ग्रुप स्कूल से वापस घर जा रहे थे और जो मसाकी और सोतुमे का घर था वो एक तरफ को था, इसलिए वो दूसरे रास्ते चले जाते हैं और योशिनो और काजुया आगे के रास्ते। अब इधर से उन दोनों को भी स्प्लिट होना था, तो योशिनो जो थी वो दूसरी तरफ ट्रैक की तरफ जाने वाली थी। तभी काजुया को एकदम से एक ग्लिम्स आता है जहाँ योशिनो उस ट्रैक को पार कर रही थी और एकदम से ट्रेन आ जाती है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां कोई ट्रेन नहीं आई थी, वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। अब वो घर जाकर अपनी गराज में अपनी साइकिल खड़ी करता है तो वो वहां देखता है तो मत्सुरी सेनपाई की गर्लफ्रेंड रेको वहां खड़ी थी। फिर वो दोनों बातचीत करते थे और तभी काजुया उसे पूछता है ये आपकी ये चोट कैसे लगी। फिर वो उसे बताती है कि जो मत्सुरी है वो थोड़ा वायलेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड देन तभी काजुया को वो पूरा दूसरी टाइमलाइन वाला ग्लिम्स याद आता है जब इसे इसके साथ सेक्स करते हुए मत्सुरी ने पकड़ लिया था और वो उसे कुत्तों की तरह मारता है। उसके बाद ये रेको की हेल्प भी मांगता है कि इन्हें बताओ कि मेरी सिर्फ गलती नहीं थी, लेकिन जो रेको थी वो कुछ नहीं बोलती, ऊपर से उल्टा उसी पर इल्जाम लगा देती है अपने आप को बचाने के लिए और वहाँ उसकी इमेज काफी खराब होती है। प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो रेको जो थी वो उसे ये भी बताती है कि वो उस दिन उसे ऐसे सेड्यूस क्यों कर रही थी। वो बताती है कि एक्चुअली में वो अब मत्सुरी को उतना लाइक नहीं करती है और एक्चुअली में जो काजुया का बड़ा भाई है काजुहिरो, उसे उसके ऊपर क्रश है और तुम बिल्कुल काजुहिरो जैसे ही दिखते हो, इसलिए उस दिन मैं थोड़ा अनकंट्रोल हो गई थी, बट अच्छा हुआ तुमने अपने आप को कंट्रोल में रखा, वरना बहुत कुछ हो जाता। अब वो इस सिचुएशन पर काफी उदास भी थी और नीचे बैठकर रो रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो उसे ऐसे हाथ सहलाकर चुप कराता है और तभी पीछे से वहां मत्सुरी आ जाता है। अब उन दोनों को ऐसे देखकर उसे लग रहा था कि इन दोनों का कुछ चल रहा है एंड देन फिर वो बिना कुछ पूछे समझे उसे धोने लगता है। अब तभी बीच में आती है रेको और उसे बोलती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है एंड मैं जो रो रही थी वो मैं अपनी वजह से रो रही थी, वो मेरा फॉल्ट था ना कि इसका। अब ये देखकर काजुया को अच्छा लगता है कि अब ये रिको भी बदल गई है, पहले वाले टाइम वाली नहीं है, अब ये मेरा सपोर्ट भी कर रही है, यानी कि इसका मतलब है कि फ्यूचर चेंज तो हो रहा है धीमे धीमे। तभी हम देखते हैं जो मत्सुरी था वो उस वक्त काफी गुस्से में था, इसलिए फिर वो
उसकी भी नहीं सुनता और उसे चाटा मारकर साइड कर देता है। अब काजुया को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है साले लड़की को मारता है। फिर वो उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे ढकेल देता है। कहीं पीछे से काफी सारे लोहे के जो पाइप थे वो आकर उन पर गिरते हैं। अब इधर से वे फिर से चला जाता है अपने फ्यूचर की ग्लिम्स में, जहाँ मसाकी उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और उसे कहता है इट्स ऑल योर फॉल्ट। तभी जब उसकी आंखें खुलती हैं तो जो मत्सूरी था वो उसे उठाकर रोड पर चल रहा था। वो कहता है वो तुम होश में आ गए, वैसे पाइप गिरने की वजह से तुम्हारी टांग टूट गई है, बट फिक्र मत करो, हॉस्पिटल हम पहुंचने ही वाले। और फिर वो उससे कहता है सॉरी काजुया, मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलत कर रहा था। मैं रेको से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट स्टिल मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर रहा था और मैंने उस पर भी हाथ उठाया। थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ। अब काजुया हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है और वहां पर उसके सारे एंथोलॉजी क्लब के बंदे उसे मिलने के लिए आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो सोतुमे थी वो काजुया को इनवाइट करती है क्रिसमस पार्टी के लिए, और दूसरी तरफ मसाकी हिम्मत करके योशिनो को इनवाइट करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस के दिन काजुया रोड पर घूम रहा था और उसे एक और ग्लिम्स वहां पर याद आता है जहां वो एक लड़की के साथ करने के बाद उसके साथ बेड पर बैठकर बातें कर रहा था। और वो लड़की उसे ये भी पूछती है कि सेनपाई, आपको क्या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में मजा आता है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप भी किसी को प्यार व्यार करो एंड देन आप उसके साथ फिजिकल हो? अभी वो फिर से प्रेजेंट टाइम में आता है तो वहां पर रोड पर देखता है तो योशिनो जो थी वो एक बंदे के साथ ऐसे एकदम हाथ पकड़कर चल रही थी। एंड ये देखकर काजुया समझ जाता है कि ओ इसका भी बंदा है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्रिसमस पार्टी में जहाँ पर सोतुमे और मसाकी डेकोरेशन कर रहे थे। तभी वहाँ बाकी सारे बंदे भी आ जाते हैं लेकिन योशिनो वहाँ नहीं आती। अब काजुया समझ जाता है कि ओ इसका मतलब वो बंदा ही था उसका, वो क्रिसमस उसके साथ मना रही है इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाई और उसने ये बात सीक्रेट भी रख रखी है पूरे स्कूल से। अब ये सब बियर वियर पी कर टुल हो जाते हैं एंड जो बेचारी सीधी सादी सोतुमे थी वो भी गलती से बियर पी लेती है और काजुया की लैब पर सो जाती है। और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी लेकिन उसके बाद भी काजुया अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। I mean, भाई मौत का ही डर है जो इसे यहाँ तक अभी भी कंट्रोल करवा पा रहा है, वरना तो कौन सा ही रीजन कंट्रोल करवा पाता है इधर तक। सही में भाई मौत कुछ भी करा सकती है। तभी गेट की घंटी बजती है और जब वो गेट खोलने के लिए जाता है तो योशिनो वहां आ गई थी। अब उसे दिखाता है कि वहां तो सबके सब बेहोश पड़े हुए थे एंड देन फिर वो दोनों बैठकर थोड़ी थोड़ी ड्रिंक पी रहे थे एंड काजुया नोटिस करता है कि उसकी आंखें थोड़ी नम सी हो रखी है, इसका मतलब वो रोई है। वो उसे कहता है क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी लड़ाई हो गई? अब वो ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है? वो कहता है कुछ नहीं, बस रास्ते में तुम दोनों को देखा था। वो कहती है अच्छा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। और अब हम देखते हैं कि वो दोनों हंस कर बातें कर रहे थे एंड पीछे जो मसाकी था वो तिरछी आंखों से उन दोनों को देख रहा था। इसके बाद अब सोतुमे के साथ मसाकी जा रहा था और वो उससे कहता है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि ग्रेजुएशन वाले दिन मैं योशिनो को प्रपोज कर दूंगा, चाहे वो हाँ करे या ना करे, कम से कम मेरे दिल से ये थोड़ा बोझ तो कम होगा। अब इधर हम देखते हैं तो हमें फिर से काजुया की दूसरी टाइमलाइन की ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहां वो उसी बंदी के साथ बेड पर बैठकर बात कर रहा था लेकिन अभी तक वो उसकी शक्ल नहीं याद कर पा रहा था कि वो है कौन। अब हम स्कूल में देखते हैं तो आज मसाकी कन्फेस करने वाला था योशिनो को, इसलिए काजुया उसकी हेल्प करता है और योशिनो से कहता है कि मसाकी को तुमसे कुछ काम है इसलिए वो तुम्हें बुला रहा है। अब जाते हुए योशिनो कहती है कि ठीक है मैं वहां पर जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए ये लाइब्रेरी में बुक वापस कर सकते हो? अब वो वापस करने के लिए जाता है बुक लाइब्रेरी में तो वहां पर कोइंसिडेंटली सोतुमे थी एंड देन अब वो बुक वापस करके जा ही रहा होता है लेकिन सोतुमे उसे रोक लेती है और कहती है मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब ये सुनकर काजुया समझ गया था कि सोतुमे अभी उसे कन्फेस करने वाली है। इसका मतलब उस साले मसाकी और सोतुमे ने दोनों ने ये सोचा कि वो अपने अपने क्रश को आज दोनों साथ में कन्फेस करेंगे। यानी कि जैसे मैंने योशिनो को भेजा मसाकी के पास, ऐसे ही इसने योशिनो को बोला होगा और उसने मेरे को भेजा इसके पास। मतलब देख रहे हो पूरा सर्कल घूम गया। अब उसकी फट रही होती क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तो उसे वर्जिन ही रहना था और लड़कियों से भी दूर रहना था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि उधर योशिनो आकर उसे मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तभी तुमने अपने दोस्त मसाकी को रोका क्यों नहीं? वैसे मैंने उसे टर्न डाउन कर दिया और बता दिया है कि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। अब काजुया कहता है देखो मेरे हिसाब से अगर तुम मसाकी को डेट करोगी ना
तो तुम ज्यादा खुश रहोगी कंपेयर टू योर प्राइवेट ट्यूटर बॉयफ्रेंड। योशिनो कहती है मैंने कब तुझे बताया कि वो मेरा प्राइवेट ट्यूटर था। अब ऐसे ही ये सब अपने फ्यूचर ग्लिम्स से पता चला था, बट वो बहाना बनाता है कि उस दिन क्रिसमस पार्टी में तुमने ज्यादा पी ली थी ना, तभी तुम्हारे मुंह से काफी कुछ निकल गया। और अब हमें वो फ्यूचर ग्लिम्स दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदी जो उसके साथ बेड पर बैठी हुई थी वो और कोई नहीं योशिनो ही थी। अब उसे ये भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि मसाकी ने मुझे इसलिए तो नहीं मारा क्योंकि मैंने उसकी क्रश जिसे वो इतना प्यार करता है उसके साथ हुकअप कर रहा था। अब हम देखते हैं कि उनकी क्लास की ग्रेजुएशन हो गई थी और अब वो नई क्लास में आ गए थे और जो योशिनो थी वो भी अब दूसरी क्लास में चली गई थी। अब काजुया को लग रहा था कि साला मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं, और दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि मुझे लगता है कि जब तक योशिनो अपने उस बॉयफ्रेंड को डेट करेगी मुझे नहीं लगता वो भी खुश रह पाएगी। इसलिए फिर वो उसे बात करने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। एंड देन फिर वो उसके बंदे की बुराई भी करने लगता है, लेकिन अब योशिनो को गुस्सा आ जाती है और वो एक खींच कर उसमें तमाचा लगा देती है और कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। फिर से दूसरे टाइमलाइन के फ्यूचर के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ काजुया बैठा कुछ सोच रहा था और तभी वहां पर योशिनो आती है एंड देन फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वो उससे पूछता है कि मैंने कुछ रूमर सुने हैं तुम्हारे बारे में कि तुम किसी भी लड़की के साथ जाकर सो जाती हो। फिर वो उसे कहती है देखो सैनपाई अगर मैं सच बोलूँ ना तो ये गलत रूमर नहीं है, ये सच है, मैं ऐसी ही हूँ। अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जो काजुया था वो स्कूल जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ योशिनो जैसी इतनी सिंपल बंदी ऐसी टाइप बंदी बन गई। मुझे लगता है कि उसके बदलने की वजह से ही मसाकी को कुछ ट्रॉमा वगैरह आ गया एंड देन उसे पता चल गया कि मैंने इसके साथ हुकअप करा है तो उसने मुझे मार दिया। अब अगर मुझे खुद को बचाना है तो मुझे योशिनो का फ्यूचर भी चेंज करना होगा और इसीलिए फिर वो जाता है उसके बॉयफ्रेंड के कॉलेज उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए। तभी वो वहाँ बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक कॉलेज गर्ल आती है और उससे बात करने लगती है और फिर वो उसे बताता है कि वो एक बंदे को ढूंढने आया है। वो कहती है ओ माय गॉड, हाई स्कूल के लड़के तो एकदम अलग ही है, तुम्हारी कोई क्रश होगी जिसका कोई बंदा होगा कॉलेज में, तुम उसे ही घुसड़ मारने के लिए आए हो ना। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं उसे पसंद नहीं करता, मेरा एक दोस्त करता है। तभी उस बंदी का बंदा आ जाता है और फिर वो उसके पास जाने लगती है। तभी काजुया हैरान हो जाता है क्योंकि उस बंदी का जो बंदा था वो एक्चुअली में योशिनो का बॉयफ्रेंड था और अब ये देखकर वो समझ गया था कि वो उस पर चीट कर रहा है और फिर वो जाता है गुस्से में और उसके कस कर घुसड़ लगाए थे। उसके बाद जो उसका पीछे का दोस्त था वो काजुया का कॉलर पकड़ लेता है। तभी वो बंदी उसे कहती है डार्लिंग प्लीज उसे छोड़ दो एंड तभी काजुया कहता है डार्लिंग तो ये तेरा बंदा है। अब वो चारों बैठकर बात कर रहे थे एंड देन सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है एंड देन योशिनो के बंदे से मिलकर उसे भी ये भी पता चलता है कि वो बंदा काफी शांत और स्वीट है और वो काफी सीरियस भी है योशिनो को लेकर। फिर जो उसका दोस्त था वो उसे कहता है वैसे 6 महीने हो गए तूने अभी तक कुछ किया नहीं योशिनो के साथ, क्यों? फिर वो उस पर चिल्लाने लगता है कि चुप रहे भाई। वो कहता है अरे कोई बात नहीं, अभी गोल्डन वीक आ रहा है ना, उसमें हम वेकेशन पर चलते हैं, वहीं कराता हूँ तुम दोनों का कुछ बंदोबस्त। अब काजुया जो था वो मेट्रो से वापस आ रहा था, तभी वो देखता है एक प्रेग्नेंट लेडी को तो वो उसे अपनी सीट दे देता है। अब यहीं से उसे फिर से अपने फ्यूचर की ग्लिम्स आते हैं जब वो योशिनो से बातचीत कर रहा था और तभी योशिनो से कहती है काजुया तुम्हें याद है जब हम पहली बार कर रहे थे तो मैंने तुमसे कहा था कि प्रोटेक्शन यूज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि सेफ डे में भी काफी रिस्क होता है। एक्चुअली में मेरा उस वक्त वो मतलब नहीं था, आई एम एक्चुअली स्टेराइल, यानी कि वो कभी मां नहीं बन सकती। वो बताती है कि जब मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार किया था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी एंड देन उसके बाद हम दोनों की धीमे धीमे बातचीत भी थोड़ी कम होने लगी और मैंने अपने मम्मी पापा को भी काफी टाइम तक ये नहीं बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यही मेरी काफी बड़ी गलती थी। उसके बाद मेरे पापा का भी ट्रांसफर हो गया टोक्यो में, इसलिए फिर हम ये शहर छोड़कर चले गए और फिर मैंने जाकर मम्मी को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताया, जिसके बाद फिर मैंने अपना अबॉर्शन करा क्योंकि अब मैंने में काफी समय लगा दिया था, इसलिए जो मेरा सर्विक्स था वो डैमेज हो गया। और हाँ ये काफी रेयरली ही होता है बट यस ये मेरे साथ हुआ एंड तब से ही मुझे पीरियड्स आना बंद हो गए एंड अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। अब काजुया समझ गया था कि बस उसे अब उसके बंदे और योशिनो को करने से रोकना ताकि उसके साथ ये सब ना हो। इसलिए फिर वो अब सोचता है कि वो साले गोल्डन वीक में कहीं जाने वाले थे, इसलिए वो फिर गोल्डन वीक पर ही प्लान बनाता है कि वो पूरे एंथोलॉजी क्लब को कहीं ले जाएगा वेकेशन पर। अब वो सब माउंटेन पर जाते हैं जहाँ उसका बड़ा भाई काजुहिरो उन्हें अपनी गाड़ी में ले जाता है एंड उनके साथ मत्सुहिरो एंड रेको भी आई थी। अब उसके बाद वो योशिनो से अकेले में बात करने के लिए
जंगल में चला जाता है और फिर वो उसे बताता है कि वो उसके बंदे से मिला था। और मनी मन उसे ना एक बात पता थी कि वो योशिनो और उसके बंदे को रोक नहीं सकता करने से। वो कब तक ही रोक लेगा, वो करने में भी तो सिर्फ क्या 10 मिनट लगते हैं। इसलिए फिर वो जाता है और उसे कहता है देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा जो भी हो, बस उसे कहना कि वो ये पहन ले। एंड देन फिर वो एक डब्बा उसके हाथों में दे देता है एंड वो का डब्बा था। अब ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो डब्बा उस पर फेंक देती है और कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैं बेवकूफ हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं जो सुतुमे थी वो नदी में घूम रही थी एंड तभी जो उसकी सैंडल थी वो नदी में चली जाती है और बहने लगती है। तभी वहां आ जाता है काजुया और वो उसकी सैंडल को पकड़ने के लिए आगे तक जाता है। तभी पीछे से वहां सुतुमे भी आ जाती है और वो फिसल कर काजुया के ऊपर ही गिर जाती है और उन दोनों के कपड़े ही गीले हो जाते हैं। और उसी वक्त वहां सुतुमे कन्फेस कर देती है काजुया को और कहती है आई लाइक यू। अब ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था और काजुया को नहीं लगा था कि वो यहाँ पर उसे प्रपोज कर देगी। अब वो बिल्कुल चुप रहता है। वो दोनों फिर साइड में जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े सुखाते हैं एंड फिर काजुया उसे कहता है कि आई एम नॉट इन अ प्लेस जहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप में रह सकूं। मेरे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता रिलेशनशिप में। अब वो रोने लगती है और कहती है मे बी आप मुझे पसंद नहीं करते। अब उसे रोता देख उससे रहा नहीं जाता और काजुया उसे सब कुछ सच सच बता देता है, सब कुछ कि असल में जो वो उसने कहानी बताई थी नॉवल की नहीं बल्कि उसकी असल में कहानी थी। उसे फ्यूचर के ग्लिम्स दिख रहे थे और उसे अपना फ्यूचर चेंज करना है अपने आप को बचाने के लिए। और वो उसे ये भी बताता है कि मैंने उस फ्यूचर में काफी लोगों को तकलीफ दी है और उसमें से एक लड़की तुम भी थी सुतुमे। और उसकी ये सारी बात पर सुतुमे पूरा विश्वास कर रही थी। और हम देखते हैं कि काजुया सो रहा था और फिर से वो उसे ग्लिम्स आते हैं और हम देखते हैं जो उसका गला असलियत में दबा रहा था वो मसाकी नहीं बल्कि वो खुद उसकी फ्यूचर सेल्फ थी। अब पीछे से मसाकी आता और कहता है देखा तुम्हारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम खुद ही हो। तुम उन सब चीजों से रिग्रेट कर रहे हो जो भी तुमने अभी तक की थी एंड ऑल्सो तुम योशिनो को बचा नहीं पाए, तुम्हें उसका भी पछतावा है। वो कहता है योशिनो को क्या हुआ। मसाकी कहता है यही तो रीजन था जिसके लिए तुम वापस पास्ट में गए। अब वो फिर से नींद से जागता है और इस बार काजुया और भी ज्यादा कंफ्यूज था। अब उसे पता चलता है कि वो योशिनो को नहीं बचा पाया इसलिए मसाकी ने शायद उसे मारा है। अब इसके बाद वो इस छत पर मिलता है योशिनो से। वो उसे बता दी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर गई थी बट हाँ हम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो ट्रिप के बहाने जाए और वो सब करे। आई एम नॉट दैट शैलो। अब वो वहां से जब जा रही थी तो काजुया सोचता है कि अगर मुझे योशिनो को बचाना है तो मे बी मुझे उसे प्रपोज कर देना चाहिए क्योंकि मेरी गट फीलिंग है कि ये मुझे हाँ करेगी। एंड देन इसके बाद इसका बंदा साइड हो जाएगा इसकी जिंदगी से और फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और हाँ अगर ये बच गई तो मसाकी भी फिर मेरे को नहीं मारेगा और मुझे लगता है कि हाँ मसाकी एक पॉइंट पे आकर मुझे माफ कर ही देगा अगर मैं उसकी क्रश को डेट करूं। अब वो ये चाह रहा था सब कुछ बोलना लेकिन वो बोलता है देखो अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ ठीक ना चला और ब्रेकअप हो गया तो तुम मूव ऑन कर जाना, ज्यादा मत सोचना। और हाँ उसके बाद ना तुम मसाकी को एक चांस जरूर देना, तुम खुश रहोगी मेरे को लगता है बिल्कुल। अब वो कहती है गुस्से में यू आर स्टूपिड क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपना ही नाम लेगा। अब वो वहां से जाने लगती है तभी वहीं मसाकी भी खड़ा हुआ था और फिर वो उसे गुस्से में तिरछी आंखों से देखकर चली जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने ही अपने दोस्त काजुया को कहा है कि वो उसकी सेटिंग करा दे उससे। अब इसके बाद जब वहां पर काजुया आता है तो मसाकी उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तूने ये क्या किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वो विल्चर मसाकी से बात कर रहा था और उससे उसकी बहस हो जाती है एंड देन फिर उसके बाद उसे उस दिन की बात याद आती है जिस दिन वो मारा गया था। हम देखते हैं कि साल था 2013 और काजुया अपने अपार्टमेंट में बैठा हुआ था और वो न्यूज देख रहा था जहां टोक्यो को ओलंपिक्स 2020 का होस्ट घोषित किया गया था। तभी वहां उसके फ्लैट पर आता है मसाकी और वो उसे कहता है कि योशिनो मर चुकी है। काजुया कहता है योशिनो वो हमारे कॉलेज वाली। वो कहता है हाँ पुलिस वालों ने बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा था एंड उसे मारने की कोशिश कर रहा था एंड ऐसी पीछा करते हुए वो गलती से फिर रेलवे ट्रैक्स पर आ गई और ट्रेन से कुचली गई। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो किसी ब्रोथल में काम करती थी बट मुझे इन बातों पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी, ये सब कुछ जरूर झूठ है। अब काजुया ये कहता है नहीं ये सब कुछ सच है
तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, वो ऐसी ही थी। तो मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन जब मैं कॉलेज में था तब वो उसी कॉलेज में थी। हम दोनों का वहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ हुआ भी था, और वो सच बताऊं तो वो ऐसी ही लड़की बन चुकी थी जो किसी के साथ जाकर सो जाती थी। मुझे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग फील नहीं हुआ कि वो एक ब्रोथल में काम कर रही थी। वो ऐसी जिंदगी जी रही थी, तो एक ना एक दिन उसका यही हश्र होने वाला था। अब ये सुनकर मसाकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं आज भी उसे इतना ही चाहता हूँ, और तुझे ये सब कुछ पता था, लेकिन उसके बाद भी तूने कुछ नहीं किया। तू चाहता तो कॉलेज के वक्त ही उसे बचा सकता था, उसे समझा सकता था कि वो ऐसा ना करे। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसे समझाता और वो आज जिंदा होती। इट्स योर फॉल्ट कि वो आज मारी गई। एंड देन फिर वो उसका गला दबाकर उसे मार देता है। एंड देन उसके बाद काजुया सपने से बाहर आता है। अब अगले दिन जब वो स्कूल जाता है, मसाकी उससे आकर मिलता है और उससे कहता है, मैं तेरे से काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, और वो उस बात के लिए नहीं जब मैंने तेरा कॉलर पकड़ा था। मैं इस बात पर गुस्सा हूँ कि तूने कभी भी अपनी फीलिंग्स को सही से शेयर नहीं किया। मैं पता अभी जाकर फिर से योशिनो को कन्फेस करके आया और दोबारा रिजेक्ट हुआ। नाउ इट्स योर टाइम, गो एंड कन्फेस टू हर। आई डोंट नो इफ यू नो कि तू असलियत में उसे पसंद करता है। हमें फिर से दूसरी टाइमलाइन के ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहाँ काजुया टोक्यो यूनिवर्सिटी आया था अपने कॉलेज टाइम के लिए, एंड वो वहाँ एक दुकान से ग्रोसरी ले रहा था। तभी वहीं वो योशिनो से मिलता है स्कूल टाइम के बाद, एंड देन फिर वो वहाँ पर बातचीत करते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी? वो कहती है, कुछ नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और कुछ नहीं, ये सब छोड़ो, या तुम मेरे साथ ड्रिंक के लिए चलोगे? एंड देन उसके बाद वो ड्रिंक के लिए जाता है, एंड देन उन दोनों का हुकअप हो जाता है और एंड वहीं से उनका रिलेशन चालू होता है। देख रहे हो, इतना कैजुअल रिलेशनशिप था उनका, जस्ट फॉर अब प्रेजेंट टाइम में काजुया सोचता है और मसाकी की बातों पर जब जोर डालता है तो वो कहता है, तुम सही कह रहे हो, मे बी आई लाइक हर। मैं उसे इतने दिनों से इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो वैसी लड़की बने जो किसी के भी साथ जाकर सो जाए, लाइक मी। मैं चाहता था कि वो मेरे जैसे लड़कों से दूर रहे जिनके दिमाग में सिर्फ हुकअप और सेक्स हुआ है। मैं चाहता था वो उन लड़कों को पसंद करे जो उसके लिए एफर्ट डाले और कई सारी चीजें करे। और अगर ध्यान से सोचूं तो वही सारी चीजें और एफर्ट्स मैंने डाले हैं अभी उसके लिए। अब सही से सोचूं तो यस, आई लाइक योशिनो। अब वो भागकर जाता है योशिनो को ढूंढने के लिए, और अभी उसे काफी ऐसा अच्छा और फ्री फील हो रहा था क्योंकि अभी उसने अपनी फीलिंग्स को पूरा एक्सप्रेस करा था। अब वो हर जगह योशिनो को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी वो देखता है उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जाते हुए। सो या वो उसे रोक नहीं पाया। एंड हमें दिखाया जाता है कि काफी महीने बीत चुके हैं एंड लाइब्रेरी में बैठ कर काजुया एक बुक पढ़ रहा था वुमेन डिसीज के ऊपर, और वो सोच रहा था कि काश मैंने उस वक्त मसाकी की जगह अपना नाम ले दिया होता तो शायद उसने उस बंदे से ब्रेकअप कर लिया होता और उन दोनों का सेक्स नहीं हुआ होता। और अगर उन दोनों का वो सब नहीं हुआ होता तो आज शायद फ्यूचर चेंज हो जाता। अब वहाँ वो जाता है तो ब्रिज के नीचे योशिनो की उससे मुलाकात होती है। अब वो वहाँ पर उससे कुछ ना बोलते हुए चुपचाप जा रही थी। फिर वो कहता है, हे योशिनो, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो तो तुम मुझे बता सकती हो। अब उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बातें शातें करते हैं, और अब वो उसे बताती है कि अब उसके बॉयफ्रेंड से उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती और अब वो दोनों टच में भी नहीं है। अब ये सुनकर उसे याद आता है अपनी उस दूसरी टाइमलाइन वाली योशिनो की बात। अब उसे लग रहा था कि साला वो कांड हो गया। वो कहता है, डोंट वरी, आई एम विद यू। तुम्हें इसके बारे में अपने पेरेंट्स को जल्दी इन्फॉर्म करना होगा, ज्यादा देर करने से और परेशानी हो सकती है। अगर तुम्हें कोई बंदा चाहिए तो मैं वो बंदा बन सकता हूँ, हम दोनों जाकर उनसे माफी मांग लेंगे। और हाँ, हमें जल्दी से जल्दी करना होगा वरना तुम्हारी बॉडी को कुछ दिक्कत भी हो सकती है। और टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से अच्छा क्लिनिक पता है। वो कहती है, तुम क्या कह रहे हो, करना क्या है? वो कहता है, अबॉर्शन। और क्या? वो कहते, पागल हो गए हो क्या? कौन प्रेग्नेंट है? पर मैंने तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल जाते हुए देखा था। वो कहती है, हाँ बट तुमने कहा था ना मुझसे 3-4 बार कि उसे कहना कि प्रोटेक्शन यूज करे, तो इसलिए हमने यूज करा। अब क्या हुआ था कि काजुया ने उसे 2-3 बार कहा था कि प्रोटेक्शन का यूज करवाइए उससे, इसलिए उसने उस वक्त अच्छे से इस बात का ध्यान रखा और लापरवाही नहीं दिखाई। और इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। कोई अगर तुम्हें 2-3 बार कोई चीज बताता है ना तो वो तुम्हारे जहन में रह जाती है बात। अब काजुया एकदम राहत की सांस लेता और कहता है, यस, फ्यूचर बदल गया। अब योशिनो जाते हुए कहते हैं कि मेरे पापा का टोक्यो में ट्रांसफर हो गया है, तो इसलिए फिर मैं कल इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। वैसे काजुया, तुम चाहते नहीं हो कि मैं स्टे करूँ यहीं? वो कहता है, नहीं, क्योंकि मैं भी अपना कॉलेज टोक्यो यूनिवर्सिटी से ही करूँगा। सो यस, हम दोनों वहाँ पर जरूर मिलेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि 2 साल बीत गए और काजुया ने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है।
और वहां योशिनो की एंट्री होनी चाहिए थी जैसे फ्यूचर में हुई थी, बट ऐसा नहीं होता है। और वो इसीलिए क्योंकि फ्यूचर बदल गया था, तो आने वाली चीजों में भी थोड़े बहुत चेंजेस तो होने ही थे। हमें दिखाया जाता है कि और 13 साल बीत गए थे और अब हम फ्यूचर वाले समय में आ गए थे। अब काजुया था 32 साल का और वो आज अपने एंथोलॉजी क्लब के दोस्तों के साथ अभी भी कांटेक्ट में था और उनके साथ पार्टी करने के लिए आया था। तभी वहाँ उसका दोस्त मसाकी और सोतू में अनाउंस करते हैं कि वो दोनों शादी करने वाले हैं और ये सब सुनकर वो सब शॉक थे कि साला तुम्हारा ये सब कुछ चालू कब हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि काजुया और सोतू में बात कर रहे थे और फिर वो उसकी दूसरी टाइमलाइन वाली चीजों पर बात करती है। काजुया कहता है यस, सारा फ्यूचर चेंज हो गया, नाउ आई फील बेटर, ये जिंदगी पहली वाली से तो काफी बेहतर है। तभी उन दोनों को हंसते हुए बातें करते हुए मसाकी सुन लेता है और गुस्से में आकर काजुया का कॉलर पकड़ता है और कहता है क्या बात कर रहे थे तुम लोग। हाँ, उसे लग रहा था कि इन दोनों का कुछ चल रहा है। काजुया कहता है मैं इतनी स्टूपिडिटी वाली चीज पर तो नहीं मरने वाला। वो उसे एक हेडबट देता है और उसे दूर करता है और कहता है एंड देन उसके बाद काजुया मसाकी को भी अपनी वो दूसरी टाइमलाइन वाली सारी की सारी कहानी बताता है, लेकिन उसे इन सारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। अब सोतू में तभी कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि उस टाइमलाइन में किस दिन तुम्हें मसाकी ने मारा था। वो कहता है नहीं यार, मुझे ये तो याद नहीं। वो कहती है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि फ्यूचर पूरी तरह चेंज हो गया जब तक वो वाला दिन आकर निकल ना जाए, क्योंकि डेथ को रोकना काफी मुश्किल है। हो सकता है कि मसाकी अभी एक अलग बंदा बन गया है, बट तुम्हारी मौत किसी और के हाथों भी तो हो सकती है। डेथ इज इनएविटेबल। अब काजुया की फटने लगती है कि साला इसका मतलब योशिनो भी अभी मारी जा सकती है। तभी वो वहां देखता है तो वहां एक 2020 ओलंपिक्स का बोर्ड लगा हुआ था और तभी उसे देखकर याद आता है कि जिस दिन मैं मरा था उस दिन मैं टीवी देख रहा था और उस दिन टोक्यो अनाउंस करा गया था ओलंपिक्स के होस्ट के लिए। और उन्हें ये पता चलता है कि ये वाली जो न्यूज़ है वो ब्रॉडकास्ट होगी कल, जिस दिन वो मरा था। और योशिनो जो थी वो उसके एक दिन पहले मरी थी, यानी कि योशिनो जो है वो आज रात को मरेगी। अब सोतुमे के फोन से वो योशिनो को फोन लगाता है और उसे पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो। वो कहती है अभी तो मैं ट्रेन क्रॉसिंग के सामने खड़ी हुई हूँ। क्या है कि आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी इसलिए मुझे पार्टी में आने में देर हो गई। वो कहता है अच्छा तुम ट्रेन क्रॉसिंग के पास खड़ी हो ना, ऐसा करो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाओ और रुके रहना, मैं जल्दी वहाँ पर आता हूँ। अब योशिनो को लग रहा था कि साला ये पागल हो गया क्या, फिर से पता नहीं क्या बोले जा रहा है। अब वो साइड में खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक स्टॉकर वहां पर आता है चाकू लेकर और योशिनो पर हमला कर देता है, लेकिन वहां तभी बीच में आ जाता है काजुया और उसे बचा लेता है। तभी पीछे से मसाकी और सोतू में भी आ जाते हैं और मसाकी बुरी तरह उस स्टॉकर को धो देता है। फिर हम देखते हैं कि वहां उस स्टॉकर से बचाने के चक्कर में काजुया के वो चाकू घुस गया था। एडम फिर हमें दिखाया जाता है कि फिर से वो सपने में चला जाता है और फ्यूचर मसाकी से मिलता है और फिर वो कहता है तो लास्ट में मैं अपनी डेस्टिनी नहीं चेंज कर पाया, चलो कम से कम मैंने योशिनो को तो बचा लिया, आई एम सेटिस्फाइड। अब जो मसाकी की अपीयरेंस थी वो एकदम से गायब होने लगती है और वो कहता है तुमने सब कुछ सही कर दिया, मैं शांति से जा सकता हूँ। अब हम देखते हैं जो असल में वो मसाकी के अपीयरेंस में वो बॉडी थी वो मसाकी नहीं बल्कि दूसरी टाइमलाइन वाला काजुया था। उसने बस मसाकी का भेस ले रखा था एंड वही शुरू से अभी तक उसे गाइड कर रहा था ताकि ये इसकी तरह गलती ना करे। तुम्हें याद होगा जब भी वो किसी लड़की के पास आने वाला होता था और कुछ कांड होने वाला होता था तो वो पीछे से एकदम से आकर उसे हड़बड़ा देता था जिससे कि वो सब चीजें ना हो पाए। तो असल में यही उसकी हेल्प कर रहा था इस सब में। अब इसके गायब होते ही काजुया की आंखें खुलती हैं और वो हॉस्पिटल में था। उसके बाद वहां रोते हुए योशिनो आती है एंड देन मसाकी और सोतोमे भी। एंड काजुया खुश था कि आखिरकार उसने सब कुछ ठीक कर दिया और यही ये मांगा खत्म होती है। तो कैसी लगी ये मांगा कमेंट करना। और हाँ, पिछली वाली मांगा को इतना तगड़ा सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड मैं चाहता हूँ कि तुम इसे भी उतना ही ज्यादा प्यार दो। बाकी कमेंट में बताना कि अगली कौन सी मांगा को कवर करूँ और अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आई है तो तुम्हें ये दोनों मांगा भी जाकर देखनी चाहिए। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।